अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितना दूर है। और हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ने वाली है जिनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं बात कर रही हूँ a very famous singer, social worker and writer निशी सिंह जी की। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट निशी सिंह जी से। हेलो। 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 गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड ग्रेप्स, इवनिंग। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? आई एम गुड एंड यू? एंड आई एम ऑल्सो गुड। और सबसे पहले तो हम कुछ और बात करें आगे। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने एक प्रेस्टिजियस शो में मुझे इनवाइट किया। और आपका जो शो का नाम है वो इतना इंस्पायरिंग है कि आदमी खुद ब खुद खिंचा चला आता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मैं जानना चाहूंगी मैम कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? जी, मेरा ये काफी लंबा सफर रहा है जिस मुकाम पे। हालांकि मैं इसको एक पहला पड़ाव ही मानती हूँ अभी, क्योंकि मेरे हिसाब से जी। मेरी मंजिल बहुत दूर है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है उसका जीवन स्मूथ नहीं होता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन्हें पार करके जो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है वही कामयाब कहलाता है। तो मेरी जीवन में राइट बहुत सारे मैम। ऐसे उतार चढ़ाव आए जब मुझे लगा कि शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी लाइफ का मोटो है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटो को लेकर मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी मंजिल तक मैं अवश्य पहुंचूंगी। वो कहते हैं ना कि राइट मैम। जी। स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट्स मिरेकल। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और ये जो मोटो है उसको आप जीवन में फॉलो कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। राइट मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ सानवी गोयल जुड़ी है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, एसक्यूएल मेंटर। और जो जो भी जुड़े हैं सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हेलो। जी। आपकी हेलो। आवाज बीच में हाँ, आपकी आवाज बीच में थोड़ा पॉज हो गई थी। यस यस। और सबसे पहले मैम आपसे मैं सुनना चाहूंगी, और जो ये बातों का सिलसिला है ये जारी रहेगा, जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, आप कुछ सुन, क्योंकि मैं आपका वो क्वेश्चन मिस कर गई थी, बीच में माइक ऑफ हो गया था शायद आपका। तो आप जी प्लीज जी। अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जी जी। आप कुछ अब मैं जी। आपसे दो लाइनें कुछ भी सुनना चाहूंगी सॉन्ग्स की। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जी। अ, एक बहुत ही फेमस बंदिश है अमीर खुसरो की, उसकी चंद लाइनें मैं आपको सुना रही हूँ। अच्छा। हीरी सखी मोहे पिया घर आए, री सखी मोहे पिया घर आए, भागे लगे इस आंगन को, भागे लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं मैं अपने पिया के, बल बल जाऊं मैं अपने पिया के, चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को, एरी सखी मोहे पिया घर आए, पिया घर बहुत आए,
पिया घर आए, पिया घर आए। वाह, आपकी वॉइस बहुत ही कमाल की है मैम, और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जानना चाहूंगी कि आपने कब से तालीम ली, और आपकी जो जर्नी हुई है वो कब से स्टार्ट हुई म्यूजिक में? म्यूजिक में, अच्छा। म्यूजिक का जो इंस्टिंक्ट था वो मेरे अंदर बचपन से ही कहीं था, जिसको मेरे जी। पेरेंट्स ने पहचाना कि मेरा रुझान कला और संस्कृति के प्रति ज्यादा है। पढ़ाई में मेरा कम ही मन लगता था। ऑल्दो मैं ठीक ठाक जी। स्टूडेंट थी, अबव एवरेज, बट मैं कल्चरली इंक्लाइंड ज्यादा थी, तो मेरा पेंटिंग में ज्यादा मन लगता था, म्यूजिक में ज्यादा मन लगता था। तो मेरे जो टैलेंट्स थे उनको पहचान कर मेरे फादर ने मुझे प्रारंभिक तालीम दिलाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा क्लासिकल ट्रेन नहीं हूँ, बेसिक ट्रेनिंग है मेरी। जी। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपनी जिंदगी में सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो भी आपकी जिंदगी में राइट। आते हैं। तो मुझे मेरी भी मैंने प्रारंभिक शिक्षा तो आप कह लीजिए गंधर्व से की थी, गंधर्व महाविद्यालय से। लेकिन उसके जी। बाद मुझे बहुत सारे गुरुओं का से मुझे शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, जिसमें पंडित ज्वाला प्रसाद जी थे। वो बहुत ही फेमस कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। और लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनके पुत्र हैं माधव जी, उनसे मैं भी बीच बीच में मैं रियाज करती हूँ और बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिल रहा है। फिर सुहेब हुसैन साहब हैं, वो मुरादाबाद घराने से हैं, तो उनसे भी जी। मुझे बहुत सारी टिप्स मिलती रहती है। तो मेरा मानना है रिट्स की, क्योंकि संगीत एक ऐसी जर्नी है कि वो आप जितना सीखें वो कम है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 100% सीख लिया है तो मैं वो गलत होगा। मुझे लगता है मैं अभी सीख ही रही हूँ। और मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगी कि हर सिंगर, बड़े से बड़ा सिंगर, वो यही कहता है कि अभी मैं सीख ही रहा हूँ, ये जर्नी है, ये लगातार चलती राइट। रहती है। तो जी। राइट मैम। और ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही है, क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज है, आई थिंक पूरी लाइफ भी कम है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और एज अ प्रोफेशनली आपने कब से काम किया? जो आपका फर्स्ट स्टेज शो था, जी, उसके बारे में वैसे मैं मैं आपको जानना बताना चाहूंगी। चाहूंगी कि संगीत जब मैं सीख रही थी तो मैं स्कूल में और बहुत सारे इंटर कॉलेज, फिर उसके बाद कॉलेज में जब मैं आई, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने लेडी श्री राम कॉलेज, जो बहुत ही प्रख्यात कॉलेज है दिल्ली का, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया। मेरे जी। फादर अब रिटायर हो गए हैं, वो आईएएस ऑफिसर थे, अब रिटायर हो गए हैं। तो मेरी स्कूलिंग जो है वो यूपी में हुई है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैं 12th के बाद दिल्ली आ गई थी, यहाँ से ग्रेजुएशन किया मैंने लेडी श्याम कॉलेज से, और उसके बाद लॉ किया। तो जी। मैं कॉलेज तक बहुत सारी चीज़ों में, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस जो होते थे, पोएम के हों या फिर पेंटिंग के हों, गायन के हों, उसमें पार्टिसिपेट करती रहती थी। फिर 97 में मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद एक लेडी जो मल्टीटास्कर होती है, उसका आधा ध्यान जो है, आधा क्या कहूंगी मैं, अ, वैसे ही पर्सनल चॉइस है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी को मतलब अपना सारा पैशन और अपनी हॉबीज छोड़कर पूरा ध्यान अपनी गृहस्थी पे केंद्रित कर देना चाहिए। अपने पैशन को साथ साथ में साथ मतलब फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस थी। और मुझे लगा कि अभी कुछ अ, समय तक मुझे ध्यान अपने फैमिली के ऊपर देना चाहिए। राइट। उसके बाद मेरे बच्चे, मेरे दो बच्चे हैं, एक 22 साल का है बेटा और मेरी डॉटर है 16 साल की। तो जब वो बड़े हो गए तो मुझे लगा कि जो मेरा संगीत था, अंदर की गायिका थी, वो कहीं ना जी। कहीं मतलब बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थी। तो अभी लगभग 8 साल पहले ही मैंने इस संगीत को फिर से रिवाइव किया, और तब से जो ये सफर जारी हुआ है, मुझे लगता है अब ये रुकने वाला नहीं है। और इस दौरान मैंने स्टेज शोज ज्यादा किए हैं, और मैंने बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स पे मैंने हिस्सा लिया है। ताज महोत्सव में बड़े बड़े सिंगर्स बहुत परफॉर्म करने ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी आते हैं। तो मुझे वहाँ पे 4 साल मैंने वहाँ लगातार कंटिन्यूटी में परफॉर्म किया।
और इसके अलावा जी रोज फेस्टिवल चंडीगढ़ में भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ भी किया। दमन एंड दीव में कल्चरल फेस्ट हुआ था, वहाँ किया। ये सारे मैं प्रेस्टिजियस, मैं ऐसे तो मैंने बहुत जगह किया, बट ये जो आपको 4-5 में बता रही, बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं किसी भी सिंगर के लिए। और अभी लास्ट ईयर मैंने महाकुंभ में मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां मैंने भजन गाए थे। तो इस तरह से मैंने रिवाइव किया। और उसके बाद मेरी लास्ट ईयर एक एल्बम आई थी, मेरा दिल टी सीरीज से रिलीज हुई थी। फिर अभी हाल ही में मेरी एक और एल्बम आई है, सोनी कुड़ी नाम से, और ये जी जी, और मैं वो दिखाना भी पंजाबी में। चाहूंगी। यस यस। जी, तो मैं आपको ये बता, तुम नहीं अटेंड कर रही? यस मैम। और हेलो। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये। और थैंक यू। मैं जानना चाहूंगी, आप यूपी से हो लेकिन पंजाबी जो आपने सॉन्ग गाया है, पंजाबी लैंग्वेज किस तरह से ये जो आपने सॉन्ग, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल भी होती है, जी। एक हिंदी से पंजाबी हाँ में। जी जी जी, तो पंजाबी लैंग्वेज मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है, पर जब आप किसी चीज़ को करने के लिए डिटरमाइंड होते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे करना ही है, तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो उसी तरह से राइट। मुझे जो श्री वेद चांना जी टी सीरीज के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि आप पंजाबी में भी गाएं, क्योंकि पंजाबी आजकल बहुत ही पॉपुलर होता है, बहुत ही पॉपुलर मतलब बच्चे जी और युवा सब कुछ सब कोई पसंद करता है। तो फिर मैंने पंजाब से ही एक लिरिसिस्ट हैं, उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे गाना भेजा। तो शुरू में तो थोड़ा मुझे टफ लगा कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, लेकिन मैंने 1-2 बार प्रैक्टिस किया, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, पर फिर हो गया तरह से। वाह, ग्रेट मैम। और हमारे साथ ब्रिजेश सिन्हा जी जुड़े हैं, जो कि एक कवि है, अरिज अली खान जी बहुत ही अच्छे सिंगर है। थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मैम अब आपसे 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे, जो भी अच्छा लगे। अ, गाना सुनेंगी कि कविता सुनेंगी मेरी कोई? गाना सुनना चाहेंगी कविता ही, कविता कविता ही सुन। सुनाइए मैम। यस। 4 लाइनों की छोटी सी कविता लिखी थी, आज ही मैंने लिखी थी, तो मैं सुनाती हूँ। बहक जाती हूँ जब मैं खुद को तेरा ख्याल करती हूँ, बहक जाती हूँ जब मैं खुद को तेरा ख्याल करती हूँ, तेरे गीतों की खातिर खुद को मैं सुर और ताल करती हूँ, वाह। कभी जब जिंदगी के चित्र में मैं रंग भरती हूँ, कभी जब जिंदगी के चित्र में मैं रंग भरती हूँ, रंगों में रंग जाती हूँ मैं, तुझ में ढल जाती हूँ, क्या रंगों में रंग जाती हूँ मैं, तुझ में ढल जाती हूँ। वाह। तो ये कविता है, और आपने देखा होगा कि इसमें, जैसे कि आप जानती हैं, मैं सिंगर भी हूँ और पेंटर भी और पोएट भी हूँ। तो इसमें मैंने यस यस। अपने सारे जो मेरे पक्ष हैं, वो उसको मैंने पोर्ट्रेट किया है। सुर और ताल आपने शब्द से सुना, और जिंदगी के चित्र में मैं जब रंग भरती हूँ, तो चित्रकार के रूप को मैंने उसमें दिखाया है। जी। जी जी। और और आपने पोइट्री कब से स्टार्ट की थी मैम? सी पोएट्री, और जैसे मैं आपको अभी जिक्र कर रही थी कि बचपन से ही मेरे अंदर ये सब टैलेंट्स थे, तो उनको फिर मैंने आगे बढ़ाया। मेरे पेरेंट्स ने इसकी मुझे इसमें पूरी हेल्प करी, और जहाँ मैं आज हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये मैं बहुत आगे पहुँच गई हूँ और ये पहले ही पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, वो आज मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। वाह, ग्रेट। और आप नाच जो फाउंडेशन है आपका, उसकी फाउंडर भी हो। जी। एंड सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि नाच आपने जो ये वर्ड रखा है, ये क्यों रखा है आपने? इसका मीनिंग मैं नाच जानना चाहूंगी आप।
रिट्स नाद का मतलब कॉस्मिक साउंड, ब्रह्मनाद जिसे कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है। और जी नाद की स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका आप जानती हैं कि बहुत ही हमारी रिच कल्चर है, उसमें संगीत राइट कह लीजिए, चित्र कह लीजिए, तो उसका संरक्षण, उसका प्रिजर्वेशन और उसको उसका संवर्धन उसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें नाद में हमने बहुत सारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी किए, बड़े बड़े उस्ताद लोगों के गुलाम अली साहब का, फिर पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का मैंने कॉन्सर्ट कराया था, और अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन बहुत रिनाउंड जी गजल गायक हैं दोनों, हुसैन ब्रदर्स, उनका भी मैंने म्यूजिक कॉन्सर्ट कराया। और समय समय पे नाटक, अस्मिता थिएटर ग्रुप बहुत ही रिनाउंड कल्चर थिएटर ग्रुप है, उनके भी मैं प्लेस कराती रही हूँ। उसके अलावा हमारे बहुत सारे नाच जो संस्था है, बहुत सारे सोशल कॉलेज से भी जुड़ी हुई है, जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए। तो बीच में लॉकडाउन के कारण बहुत गतिविधियां थम गई थी, लेकिन अब वो फिर से स्टार्ट हो गई हैं। अभी एक वाह स्कूल भी हम लोग एक म्यूजिक स्कूल खोलने जा रहे हैं, जो कि नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, उन बच्चों को संगीत की शिक्षा देना। ये मेरा नया प्रोजेक्ट है जो अब जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। वाह ग्रेट मैम। और ये जो आप काम कर रही हो बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। और जो मुझे जानना है, जो ये सक्सेस मंत्र है जी। उसके अकॉर्डिंग टू यू, मतलब इसका मेरे जो, मेरे क्योंकि आपने इतना काम किया है। जी, जी मेरे हिसाब से इट्स मेरा सक्सेस मंत्र, और हर किसी का आप इसमें से सहमत होंगी, हार्ड वर्क सबसे पहले आता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फिर डेडिकेशन, और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और आपको टाइम की वैल्यू। मैं देखती हूँ कि आजकल जो हमारा युवा वर्ग है वो टाइम को बहुत वैल्यू नहीं देता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक सक्सेसफुल आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, और टाइम को की वैल्यू करना। राइट मैम, थैंक यू सो मच। और और जो हार्ड वर्क तो आपके है अभी ही। सॉन्ग, जी, मैंने कहा हार्ड वर्क तो जो, सबसे ऊपर आते ही है जी। यस यस, राइट राइट मैम। जो अभी आपके हाल ही में जो सॉन्ग रिलीज हुए हैं टी सीरीज में, एंड जो एक पंजाबी सॉन्ग है और हिंदी सॉन्ग्स, वो काफी पॉपुलर सॉन्ग हुए हैं। और उसके बारे में, आपका जो फर्स्ट सॉन्ग था मेरा उसके दिल, बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी मेरा दिल एक गजल नुमा सॉन्ग है, नगमा आप उसे कह सकते हैं, एक रोमांटिक नंबर है। जी और इसका शूट उत्तराखंड में हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी इसकी। और आप अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे जाके मेरा दिल टाइप करेंगी बाय निशी सिंह, तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, और लोकेशन और इसका पिक्चराइजेशन और भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उत्तराखंड की हसीन वादियों में इसको शूट किया गया था। तो राइट, मैं 3-4 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। मेरा दिल है मेरे सीने में अमानत आपकी, मेरा दिल है मेरे सीने में अमानत आपकी, आप ही के वास्ते रखी है दौलत आपकी, मेरा दिल है मेरे सीने में अमानत आपकी। वाह, क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और आपकी आवाज तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की है, बहुत ही थैंक अच्छा यू। लग रहा है मुझे। और मैम, आपने किससे इंस्पायर होके म्यूजिक सीखा था, मैं जानना चाहूंगी आपसे। क्योंकि हमारा कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, या फिर हमारा
ब्लड में ही म्यूजिक होता है, तो आपका भी कभी म्यूजिक ऐसा कुछ रहा? मेरे, आप कह सकती, मेरे ब्लड में ही म्यूजिक है। जी। और आप, जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है, मुझे बहुत सारे गायक हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। उसमें आशा जी से मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो एक वर्सेटाइल सिंगर हैं। लता जी, जी। और गजल गायकों में गुलाम अली साहब हैं, और मेहंदी हसन साहब हैं, मैंने बहुत सुनती हूँ। तो एक सिंगर, एक गायक जितना ज्यादा सुनता है, सुनकर भी बहुत कुछ सीखता है। तो ये सभी जी। मेरे इंस्पिरेशन है। वाह, ग्रेट। और मैम, आपने कॉन्सर्ट स्टार्ट किए हैं, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आप एक सिंगर भी हो और आप जो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना, तो किस तरह का जी। आपका एक्सपीरियंस था जब आपने अ, फर्स्ट कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था? फर्स्ट कॉन्सर्ट मैंने हुसैन ब्रदर्स का किया था। वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, वो चंडीगढ़ में हुआ था। उसके बाद जी। गुलाम अली साहब का मैंने किया, तो वो बहुत ज्यादा हिट हुआ। गुलाम अली साहब के बहुत प्रशंसक हैं इंडिया में। तो ये कुछ साल पहले की बात है, जब वो चंडीगढ़ आए थे। तो आप यकीन नहीं करेंगी कि वहां का जो टैगोर थिएटर था, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना ज्यादा वो हिट हुआ था प्रोग्राम। गुलाम अली साहब के बहुत फैंस जो थे, और उसमें हर फील्ड से ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, और जो उनके प्रशंसक थे, वो सब आए थे। तो वहां बैठने की जगह नहीं थी, तो लोगों ने जमीन पे नीचे बैठकर उन्हें सुना। तो वो बहुत अच्छा वाह, एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ग्रेट। और अभी तक आप कितने कॉन्सर्ट कर चुके हो? मैं काफी सारे कर चुकी हूँ, और उदित नारायण जी का भी मैंने किया था यहाँ श्री राम फोर्ट में, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम जो है दिल्ली का, वहाँ किया था। जी। जी। करीब 10-12 कॉन्सर्ट्स तो कर चुकी हूँ अलग अलग नामी सिंगर्स के, लेकिन हम बडिंग आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं। वाह, ग्रेट मैम। और और एज अ आपने सिंगर, जी। पूछेंगे कि एज अ सिंगर कौन सा मेरा, मुझे कहाँ अच्छा लगा, तो जी। ताज महोत्सव में जब मैं परफॉर्म करने गई, तो वहाँ के जो ऑडियंस है बहुत ही मैच्योर हैं, और बहुत पेशेंस के साथ किसी भी सिंगर को सुनते हैं, चाहे वो नया हो, चाहे बहुत बड़ा सिंगर हो, चाहे बडिंग हो। तो वो वहाँ पे कला को मैंने देखा कि कला को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और उसके अलावा मैं दीव में एक बार गई थी, दीव फेस्ट था, और वहाँ पे मुझे, मेरी परफॉर्मेंस के बाद श्रेया घोषाल जी का था, और वहाँ पे काफी बड़े बड़े सिंगर्स ने परफॉर्म किया था। तो मुझे, मेरा सौभाग्य था कि 40 मिनट का स्लॉट मुझे भी गाने को वहाँ मिला था, और वहाँ पे भी लोगों ने काफी पसंद किया था मेरे गायन को। वाह, ग्रेट। और एग्जीबिशन की बात करें तो एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, उसके बारे पेंटिंग में भी हम पेंटिंग्स के जानना बारे में, चाहेंगे। पेंटिंग्स के बारे में आप जानना चाहती हैं? जी। जी। पेंटिंग्स में मैंने बहुत सारे एग्जीबिशन से पार्टिसिपेट किया अब तक, और ऑक्शंस, पेंटिंग ऑक्शंस जो होते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस, क्रिस्टीज लंदन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पेंटिंग ऑक्शन है। वहाँ पे बड़े बड़े पेंटर्स, तैयब मेहता, एम एफ हुसैन साहब, और अंजलि ला मेनन, हमारे देश के जितने भी बड़े पेंटर्स हैं, कुछ साल पहले की बात है, वहाँ पे मेरी पेंटिंग जी। भी ऑक्शन हुई थी, और अच्छे प्राइस पे हुई थी। उसका मैंने 75% जो था, मैंने चैरिटी में डोनेट कर दिया था। और उसके अलावा बहुत सारे, ऑल इंडिया आर्ट फेस्टिवल हुआ था अभी दिल्ली में लास्ट ईयर, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। मुंबई में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा मेरी एक वाटर कलर पेंटिंग एग्जीबिशन सोलो लगी थी फिलीपींस एम्बेसी में कुछ साल पहले। और एक पेंटिंग मेरी आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा भी सिलेक्ट की गई थी, और वो कहीं विदेशों में इसको एग्जिबिट किया गया था। ग्रेट मैम। और आप राइटर भी हो, पोएम तो लिखती हो आप, लेकिन आपने न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के लिए भी हाँ। लिखा है। यस, वो कब से आ, स्टार्ट किया मैम आपने? वो मैं बचपन से ही मैं थोड़ा बहुत लिखती रहती थी, जैसे आप स्कूल्स में
कॉम्पिटिशन्स होते हैं पोएम के और स्टोरी राइटिंग, तो मैं सब में कॉलेज टाइम तक मैंने पार्टिसिपेट किया सब में। और मेरी हस्बैंड की पोस्टिंग कुछ साल मिजोरम में भी रही, नॉर्थ ईस्ट में। मेरे हस्बैंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो दिल्ली पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, काफी सीनियर जी रैंक पे हैं। तो उनकी कुछ साल मिजोरम में पोस्टिंग रही। तो मिजोरम जो है बिल्कुल मेनलैंड से हट कर वो एरिया था जहाँ मेरे हस्बैंड पोस्टिंग थे। तो वो समय मैंने अपना पेंटिंग्स में ज्यादातर व्यतीत किया। हाँ, मैंने बहुत पेंटिंग्स बनाई। और कुछ जो बाल पत्रिकाएं उस समय होती थी, अब तो बच्चों को इतना पढ़ने का शौक नहीं है। जैसे आपने सुना होगा यस नंदन, नंदन बहुत अच्छी एक बाल पत्रिका थी, उसके लिए मैं स्टोरीज जी लिखती थी। उसके अलावा अभी कुछ लास्ट ईयर तक मैं नेशनल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए एक रेगुलर कॉलम लिखती थी। वीमेन अचीवर्स सीरीज थी, तो वो काफी पॉपुलर हुई। और उसके अलावा ट्रेवलॉग्स मैंने बीच बीच में लिखे हैं। जी जी। जी। वाह ग्रेट। और मैम आप किस तरह से मैनेज करती हो, क्योंकि सिंगर भी हो, राइटर भी हो, पेंटर भी हो और सोशल वर्कर भी हो, और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है अभी कोविड के दौरान, वो भी मैं जानना चाहूंगी। तो आप किस तरह से ये सब मैनेज करते हो? It's बहुत मुश्किल होता है ये सब चीजें बैलेंस करना। एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि और चैलेंजिंग राइट। होता है, क्योंकि यस आपको यस। अपना थोड़ा टाइम अपने बच्चों को भी देना पड़ता है, फिर घर को देना पड़ता है। तो कई बार जो महिलाएं होती है वो अपना 100% अपनी चीज को नहीं दे पाती है, मतलब जो उसका पैशन होता है। तो मेरे साथ भी कभी-कभी मुश्किल आती हैं, बट जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो मैं इसको बहुत मानती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एट अ टाइम अगर मैं सिंगिंग कर रही हूँ तो मैं उस पे 100% फोकस्ड रहूँगी। उस समय मेरा, अब मैं जो भी करती हूँ, चाहे वो घर घर का काम हो या कुछ भी काम हो, तो उस समय मेरा 100% मेरी अटेंशन उसी काम पर रहती है। तो जब मैं सिंगिंग करती तो मेरी पेंटिंग या मेरा जो राइटिंग है वो कहीं पीछे छूट जाती है। तो लेकिन फिर बैलेंस करती हूँ। कुछ समय मैंने सिंगिंग को दिया, फिर कुछ राइटिंग को दिया। जब मुझे मेरे पास समय होता है तो मैं राइटिंग भी करती हूँ। और कभी कभी जब भी टाइम मिलता है तो मैं पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग आर्ट है, तो उसके लिए आपको बहुत समय चाहिए। तो बीच बीच में ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है। मैं बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पेंटिंग भी करती हूँ। लेकिन अभी मैं अपना मेरा पूरा फोकस जो है अभी सिंगिंग पर है, लेकिन साइड बाय साइड मेरा लेखन और पेंटिंग चलती रहती है। ग्रेट मैम ग्रेट। और हमें तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप इतनी टैलेंटेड हो, हर काम कर रही हो और इतने पैशन के साथ कर रही हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक लेडीज के लिए, और आप जी, इंस्पिरेशन हो हम सभी के लिए। थैंक यू बहुत सो ही अच्छा मच। लगा। और मैम आप अभी कोविड के दौरान अभी आपने क्या क्या किया है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है सभी के लिए, आर्टिस्ट हो चाहे नॉर्मल हो, सभी के लिए, क्योंकि बहुत इफेक्ट पड़ा है इसका सभी पे। तो इसके जी बारे जी में जी आप क्या कहना चाहोगे? जी रिट्स, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो आप जैसे कह रहे हैं कि हम कोई भी, पहले तो बात है कि लॉकडाउन के लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि इस तरह से लॉकडाउन हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारी जी दिक्कतें खास तौर पे लेबर क्लास को और बहुत सारी जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हुई इससे, और बहुत सारे लोगों का रोजगार इस दौरान छिन गया। तो उस दौरान मैंने जब घर से बहुत कम लोग बाहर निकल रहे थे, उस टाइम पे मैंने सोचा कि इस टाइम पे अगर मैं नहीं निकली तो मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी कि मैं घर पे बैठी रहूं उस समय। तो मैंने मैंने उस कुछ एरियाज को लोकेट किया जहाँ पे जरूरत थी। सारी दिल्ली मैं कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों तक पहुंच सकूं, तो मैंने वहां पे ड्राई राशन वितरित किया। फिर बहुत सारी कम्युनिटी किचन्स चल रहे थे, बहुत सारे एनजीओ और भी आगे आए इस दौरान, तो मैंने वहां पे भी जी राशन प्रोवाइड कराया। और कुछ हमारे जो साजिंदे म्यूजिशियंस होते हैं वो क्योंकि इवेंट सब रुक गए थे, तो कुछ कहीं रोजी रोटी उनको बहुत मुश्किल हो रहा था, तो वहां पे भी मैंने कुछ फैमिलीज को सपोर्ट किया। उसके अलावा बहुत ही रिनाउंड एक थिएटर ग्रुप है, ये तो अभी हाल ही की बात है खैर, वहां पे भी जी। मैंने उनको सपोर्ट किया। एक म्यूजिक डांस एकेडमी है, उनको भी मैंने सपोर्ट किया। और
पूरे थ्रू आउट लॉकडाउन, मतलब मेरा ये जो राशन वितरण का जो कार्यक्रम था ये निरंतर चलता रहा थ्रू आउट लॉकडाउन। तो जहाँ भी हमारी कोशिश होती थी या मुझे कहीं फोन आता था तो मैं वहां पर तुरंत राशन पहुंचवा देती थी। उसके अलावा हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी पीपी किट्स और मास्क और सैनिटाइजर उस दौरान दिए जी। और पुलिस कर्मियों में भी मैंने काफी सारे मास्क और सैनिटाइजर्स वितरित किए। वाओ, ग्रेट मैम, सैल्यूट टू यू। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या क्या करना चाहते हो, क्योंकि आप इतना अच्छा एक जो आपका नाथ फाउंडेशन जो आप चला रहे हो और भी अच्छे, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, जो एक लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर भी देखना होता है, आपके बच्चे हैं और आप इस तरह से सोशल वर्क भी कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। जी, मेरे मतलब बहुत जितने सारे भी प्रोजेक्ट्स हमारे हैं। साथ जो जी 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 जी, आप पहले आप कुछ कह जी, रही जो थी। भी हमारे साथ लेडीज जुड़ी हैं, क्योंकि उनके लिए आप इंस्पिरेशन हो, किस तरह से बैलेंस करना है अपने काम को, प्रोफेशन को, और आपने इतने अच्छे से किया है। आप मैं देखती रहती हूँ आपके, अभी भी आप हिंदी भाषा को भी प्रमोट कर रही हो, तो इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी, हिंदी भाषा में जहाँ भी जाती हूँ, देखिए आप प्रमोट ऐसा नहीं है कि आप बड़े स्तर पे ही कुछ कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत स्तर पे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं हिंदी भाषी हूँ और लेखन लेखन कार्य भी मैं मोस्टली हिंदी में ही करती हूँ। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ स्पीच मैं ज़्यादातर हिंदी में देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मेरे घर में बच्चे हैं जो हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मातृभाषा से प्रेम करें। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, बच्चों के लिए भी चल रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 40 के करीब बच्चों को एक सरकारी स्कूल है वहां से अडॉप्ट किया था और उनको मुफ्त कोचिंग हमने दिलवाई थी। उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था, जो साइंस साइड से बच्चे थे, आर्ट जी साइड जी से भी बच्चे थे। और अभी मैं जैसे आपको बता रही थी कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ और एक एक और है वो जल्दी ही मतलब वो पाइपलाइन में है और किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है। वो स्लम एरिया के बच्चों के लिए है। जी जी, वाह मैम। और हाल ही में अभी मिका जी ने भी आपका जो सॉन्ग था वो अप्रिशिएट किया था आपको, तो किस तरह से लगा था आपको, कैसा लगा था जब मीका जी ने भी किया। ये सब जो एक कम्युनिटी है, जो सिंगर्स की एक अपनी बिरादरी होती है, कम्युनिटी है। और मैं तो उन लोगों के सामने अभी वो तो बहुत उन्होंने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। पर मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं बड़े बड़े सिंगर्स मुझे मुझे इस मेरा जो ये सॉन्ग था उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज देखा होगा तो उस पे सोनू निगम जी का भी मैसेज है मेरे सॉन्ग को लेकर और मिका जी ने भी जी इसको लेकर मैसेज किया है। उसके अलावा आप देखेंगी और भी फिल्म जगत से, बॉलीवुड से कुछ हस्तियां हैं, उन्होंने भी इस पे ट्वीट किया था। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। और मिका जी के साथ अभी तो कुछ कहना बहुत मुश्किल, मतलब जल्दी है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। पर हो सकता है कि हम कोई कुछ प्रोजेक्ट साथ में करें म्यूजिक को लेके। और अभी मेरा एक गाना रिकॉर्ड जी हुआ है, मैं आपको बताना चाह रही थी। मेरा गाना भी एक जी, रिकॉर्ड हुआ है और वो मार्च तक आ जाएगा। उसका टाइटल तेरे बिन है और वो एक सोलफुल म्यूजिक मतलब मेलोडी है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। और उसको कंपोज किया है बॉम्बे बेस्ड कंपोजर है सचिन गुप्ता जी। और जी इसका सबसे यूएसपी है, इसमें एक स्टार चेहरा है और वो है मनीष पॉल। मनीष पॉल को आप सभी जानते होंगे, मनीष पॉल एक जी जानी जी, मानी हस्ती है जी। तो वो इसमें एक्ट करेंगे इस गाने में। वाह, ग्रेट मैम। क्योंकि आई थिंक मैंने उनकी पिक देखी थी शायद आपके साथ। हाँ, मैंने लगाई थी, अभी शूट की लगाई थी, यस, वीडियो लगाया था जी। वाह, ग्रेट। और बेस्ट विशेस मैम आपके लिए थैंक यू और सो मच। आपके आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है उसके लिए।
और मैं तो काफी इंस्पायर हुई हूँ आज आपसे, और हमारे जो ऑडियंस है वो भी इंस्पायर हुए हैं। थैंक यू सो मच जो जो हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, थैंक यू सो मच। सानवी गोयल, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सच में मैम आप तो हम इतना अच्छा काम कर रही हो, और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनते जा रही हो, क्योंकि आप थैंक इतना यू। जो सोशल वर्कर, और आजकल मैम जो दिल्ली में चला है, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर है, कल ही हाल ही में कुछ एक जो एक किसी का एक मर्डर किया गया है। मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं किसी भी इस ऐसे इश्यूज पे बोलने से थोड़ा सा मैं चकती हूँ। जी जी, इट्स ओके मैम। और अब आपसे एक सॉन्ग सुनना चाहेंगे जो भी आपको अच्छा लगे। एक गजल है, बहुत अच्छी गजल है। तो ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट। जी तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, हाँ, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। क्या बात है। वाह। और मैम आपने इंटरव्यू भी किए हैं आई थिंक। जी, बहुत सारे इंटरव्यूज मेरे समय समय पर बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी आते रहते हैं। न्यूज़ 24, न्यूज़ 18 पे आया था अभी। और जी आप जैसी शख्सियत भी मुझे बुलाती रहती हैं। अभी शख्सियत बहुत ही एक पॉपुलर शो है काजल सूरी जी का, उसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। जी मैं ने देखा था, उसमें भी आपको काजल मैम बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। और मैम आपको काजल जी मेरी जी इंस्पिरेशन है, काजल जी भी मेरी एक इंस्पिरेशन है। तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी सक्सेस के पीछे एक आदमी का हाथ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, आपके फ्रेंड्स का, आपके वेल विशर्स का, आपके गुरुजनों का, आपके बड़ों राइट। का, आपकी फैमिली का, और साथ ही जो आपके क्रिटिसाइज करते हैं आपको, उनका भी बहुत मैं योगदान समझती हूँ। तो यस क्योंकि यस। आप जब आपको क्रिटिसिज्म मिलता है तो आपको पता चलता है कि आप में क्या कमी है, या आप कहाँ पे आप कुछ, क्योंकि सीखते रहने की उम्र मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई उम्र नहीं होती, आप हर उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है जी कि इन सबका बहुत हाथ होता है, सबकी सक्सेस में, किसी भी व्यक्ति की सक्सेस में बहुत लोगों का हाथ योगदान होता है। राइट। और मैम आपको मदर टेरेसा के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है उसके, ये मुझे हाल ही और में मदर भगत टेरेसा सिंह। अवार्ड और शहीद भगत सिंह अवार्ड मिला था। वो मेरे जी कंट्रीब्यूशन जो मैंने कोरोना के दौरान कंट्रीब्यूट किया उसके लिए मिला था। तो वो मुझे मेरे लिए बहुत ग्रेट। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। और क्या क्या करते हो आप इसके अलावा? सिंगिंग, वैसे तो आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो। उसके अलावा मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, और मैं ऑल इंडिया गार्डनिंग एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ। तो आप कभी आप आए घर पे तो आपको मेरा गार्डन देखने को मिलेगा। तो ये शौक मुझे मेरी माँ से मिला है, मेरी मदर को गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो बचपन से ही मैं जी देखती आई हूँ, तो मुझे बहुत सारे फूल पौधे और पत्तियों की मतलब बहुत ज्यादा मुझे शौक है। तो ये एक मेरा एक और शौक है। बाकी तब मेरे पैशन है गाना, सिंगिंग, ये सब चीज मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए कला एक साधना की तरह है। तो मैं उसको एक साधना की तरह मानती हूँ, मेरे पैशंस जो हैं। और मैम पैसा भी आज की जरूरी है जनरेशन में जी। जी जी
तो मैं वही कह रही थी कि पैसा अपनी जगह है, वो भी जरूरी है, लेकिन एक संगीत, एक गायक और संगीतकार जब कला को एक साधना की तरह अगर मानता है, तो मुझे लगता है वो बहुत आगे तक जाता है। जी, आप कुछ पूछ रही जी थी। मैम। जी, और आज की जनरेशन में जो सिंगर्स, नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, उनमें से कौन सा सिंगर, मतलब कैसा लगता है आपको जो न्यू जनरेशन के सॉन्ग है, क्योंकि आपने लता जी से इंस्पायर होके जो म्यूजिक सीखा था, और आज की जो जनरेशन म्यूजिक, जो इलेक्ट्रॉनिक जो जमाना चला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी। आजकल के जो सिंगर्स हैं वो भी बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट, लेकिन ये एक म्यूजिक डायरेक्टर पे आप डिपेंड करता है वो आपको किस तरह का म्यूजिक दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नए जो सिंगर्स हैं बहुत मतलब वो अच्छे नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। पर आप देखिए कि जो जी पुरानी मेलोडीज थी पुराने जमाने की, वो आज तक कितने साल बीत गए हैं, 50-60 सालों के बाद भी आप किसी महफिल में जाते हैं तो आपको पुराने गानों के एक नया ही चार्म होता है। और अगर मुझे कोई कहे कि आपको नए गाने कौन से याद हैं, तो मैं एकदम से आपको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन पुराने गाने सब कुछ सबको पता है। तो यही जी होती है कि जो म्यूजिक होता है वो कहीं आपके दिलों को छू जाता है। पुराना बॉलीवुड संगीत जो है, अ, आजकल भी अच्छे गाने बनते हैं, लेकिन आपको वो गाने एकदम से अगर मैं कहूँ कि आप कौन सा है, तो मुझे मुझे याद नहीं रहेगा। जी। जी जी जी। राइट मैम, थैंक यू सो मच। और क्या क्या करते हो मैम, और आप अभी जब आपको खाली टाइम मिलता है तो उस टाइम आप क्या क्या करते खाली हो? टाइम में मैं लिखती हूँ। लिखना मुझे बहुत सुकून देता है, मैं पोएम्स लिखती हूँ। और जी बच्चों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मूवीज देखती हूँ। मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और नेटफ्लिक्स और आजकल तो बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी मूवीज अवेलेबल हैं। तो मुझे ज्यादातर पुरानी मूवीज का शौक है। और जो आजकल जो पैरेलल सिनेमा जिसे कहा जाता है, एक बहुत अच्छी मूवीज आ चुकी हैं, और आज का जो ऑडियंस है वो भी बहुत मैच्योर है मूवीज को लेके। बहुत नए नए विषयों पे, बहुत अच्छे अच्छे विषयों पे मूवीज बन रही हैं, तो मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ खाली समय में मूवीज भी देखती हूँ। और कुकिंग का भी मुझे शौक है, और कुकिंग भी करती हूँ। वाओ, और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है मैम? अ, मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, छोले चावल भी बहुत पसंद है। और जी। मीठा मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद है। जी। और आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन, जहाँ पे आप जाना पसंद करो? इंडिया में, इंडिया में पूछ रही है? इंडिया में मुझे मुझे सारे हिल स्टेशन बहुत पसंद हैं। उत्तराखंड के जितने भी हिल स्टेशन हैं, मैंने सब जगह में जा चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा मुझे गोवा बहुत पसंद है। और हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक जगह है वो भी मुझे बहुत भाती हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस। और अब्रॉड ग्रेट में मुझे लंदन बहुत अच्छा लगता है। जी। ग्रेट। और आपका ड्रीम मैम, जो किसके साथ आप वर्क करना चाहोगे बॉलीवुड में? मेरा ड्रीम है बॉलीवुड सिंगिंग, मेरा टारगेट भी है। और अपना मैं पूरा मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं बॉलीवुड प्ले प्लेबैक सिंगिंग में भी जाऊं। तो मेरा ड्रीम जी है कि मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं, जैसे मिक्का जी हैं और सोनू निगम, इनके साथ मैं डुएट गाऊं, ये मेरा ड्रीम है। ग्रेट मैम, और आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होगा, क्योंकि आप इतने जो शिद्दत से काम कर रही हो, बिल्कुल। और आपने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है, और सबसे बड़ी हो, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं तो चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ेंगे, आप भी मैम की तरह दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो। बिल्कुल, आपको बहुत ही सुकून मिलता है किसी की हेल्प करके। राइट मैं पूरी राइट कोशिश राइट करती हूँ, मैम। जब भी कोई मेरे पास किसी चीज के लिए आता है मदद के लिए, तो मैं बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप एकदम से नहीं कर पाते, तो मैं मना किसी को भी नहीं कर पाती हूँ।
कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं किसी ना किसी रूप में मदद कर सकूं। जी। राइट मैम। और मैम हाल ही में एक जो गवर्नमेंट ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान चलाया है, और लक्ष्मण के एक युवा कवि ने हरीश जी, उनका क्वेश्चन है कि उन्होंने अभी बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ एक अभियान चलाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी। इट्स एज अ मदर, जो मदर होती है उस पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगी कि एक माँ जो है, आप उसका देश का जो भविष्य है वो बहुत कुछ एक माँ के कंधे पे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कैसे परवरिश देती है, कैसे लालन पालन करती है, और वही बच्चे हमारे कंट्री का फ्यूचर होते हैं, तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो हर बच्चे, हर माँ को अपने बेटे ही नहीं, बेटे में भी वो संस्कार डालना चाहिए। मैं पूरे इस बात से सहमत हूँ कि वे वो एक औरत की रिस्पेक्ट करें। सबसे पहले अपनी घर में ही उनको सिखाया जाता है। स्कूल, माँ जो होती है पहला स्कूल होता है बच्चे का, तो हर माँ को जी। सिखाना चाहिए कि कोई भी जेंडर हो उसकी रिस्पेक्ट करें। राइट। थैंक यू सो मच मैम। और मैम जाते जाते एक तो आपसे सॉन्ग सुनना चाहेंगे। जी। मैं पुराना ही गाना गाऊंगी एक। जी जी। अ, ये वैसे तो महेंद्र कपूर जी ने गाया है, वे मेल जी वॉइस में हो, लेकिन ये बहुत ही, इसमें लाइफ की फिलॉसफी छुपी हुई है। जी। धुंध मूवी एक आई थी, उसका है गाना। सन संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। आपने इसकी फिलॉसफी क्या? समझी? जी। क्योंकि इसकी फिलॉसफी बहुत गहरी है। ये सॉन्ग कहता जी। है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, आदमी पूरी लाइफ पैसे के पीछे या अपनी सक्सेस के पीछे भागता रहता है, बट अल्टीमेटली हमें दूसरे दूसरे वर्ल्ड में जाना होता है। जो डेथ है वो एक, मृत्यु जो है हमारे जीवन का प्रारब्ध है, वो एक कटु सत्य है, और सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है। तो क्यों ना अपने जीवन को सार्थक बनाएं और कुछ ऐसा काम करें कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद रखें। तो ये बहुत ही, मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करता है ये सॉन्ग। और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, ग्रेट। कब अगले पल क्या हो कोई नहीं जानता है। तो जो पल है उसको राइट। जिए, खुश रहें और अपनों के साथ रहें, पॉजिटिव राइट रहें। मैम। थैंक यू सो मच मैम। और क्या मैसेज देना चाहोगे जो सिंगर बनना चाहता है, जो आपकी तरह बनना चाहता है? मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो। कि मेरी तरह मैं तो अभी अपने आप को इतने इस लायक नहीं समझती हूँ। आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतनी सारी मेरी आपने आज तारीफ कर दी है। लेकिन मैं बडिंग आर्टिस्ट को यही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क, दे आर कीज टू सक्सेस। जब तक आप खुद में आप बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, और दूसरा हार्ड वर्क, तीसरा मैंने आपको जैसे कहा था सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी भी आदमी में। बहुत सारे जी। लोग जब बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पाते हैं कई बार,
उनमें डिसिप्लिन नहीं रहता है तो डाउनफॉल भी बहुत जल्दी आता है। तो अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो उस सक्सेस को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत हम्बल रहिए और सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड देयर इज नो और बहुत शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट। आजकल मैं देखती हूँ कि पेशेंस की बहुत कमी है बच्चों में, वो जल्दी ही बहुत ही कोई भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक समय होता है जो उसी समय पे वो काम होता है ना, जब ऊपर वाला चाहता है ना, उसके पहले ना बाद में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सालों से, मैं बचपन से ही करती आई हूँ, लेकिन समय अब आया इतने साल बाद जब मुझे लोगों ने थोड़ा बहुत जानना शुरू किया, तो मैं लगातार निरंतर लगी रही। मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं मैं अपने मुकाम तक जरूर पहुंचूंगी, और मंजिलें भी बहुत दूर हैं, मुझे बहुत आगे तक जाना है, लेकिन मैं बिना थके और बिना निराश हुए निरंतर आगे बढ़ती रहूंगी। और आपका जो शो है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये मेरा मोटो भी है, इसको मैं फॉलो करती रहूंगी, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने लक्ष्य को पालूंगी एक दिन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तेरी जात सबसे अजीम है, तू रहीम है तू करीम है, तेरी जात। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।